पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा ज्ञान की बात यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य। मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि। कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि। और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है दीपक, वाह। ये भाई साहब सारे पीछे हैंडपंप रखे हुए हैं। वाह, वाकई बहुत बड़े बड़े कवि हैं सर। इन्होंने साहित्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मुझ जैसे नए लोग तो खाली भाप छोड़ के जा रहे हैं। मैं मंच का सबसे कम उम्र का कवि हूं, एकमात्र कुंवारा कवि हूं। कुंवारा इसलिए क्योंकि हो ही नहीं रही। मैं सबसे छोटा कवि हूं इस मंच का। ये वाकई बहुत बड़े बड़े कवि हैं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। वाह भाई बढ़िया दीपक, बढ़िया बेटे। इधर देखो, दोनों कवियत्रियां उधर साइड लगा रखी हैं बिल्कुल, और फिर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं देख रहा हूं कई लोग उधर ही देख रहे हैं लगातार। भाई साहब देख लो, पहले उनको देखो फिर मुझे देखो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। बहुत बढ़िया दीपक, शाबाश, वाह। अच्छा शशिकांत जी, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। नहीं होने दिया। टेंशन का माहौल है सर, पूरे देश में टेंशन है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और हमारा टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा दिल्ली वालों का टेंशन भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। टेंशन नहीं है भाई साहब, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी का हमसे ही नहीं है। वाह, हमारे मुख्यमंत्री जी का तो एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है, एक बार दे दो बस। ये मैडम माइक यहां पे इसलिए रखा गया क्योंकि महिलाओं को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपके सामने रखा गया है कि यहां सुना। और माइक सामने रखा हो, सामने इतनी सारी महिलाएं बैठी हो, समझ लो कवि की लाश जाएगी वहां से। बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को हंसाना भाई साहब। मुझे याद है, क्योंकि इनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। किसी भी महिला से पूछ लो आप, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से पूछ लो आप। वो तो रास्ते में आज रुचि जी ने अपनी उम्र बता दी 58 साल, सच वरना हर कोई नहीं बता पाता, कोई नहीं बता पाता। बहुत मुश्किल है भाई साहब। मैं ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाली से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम के लड़के ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। डॉक्टर साहब मेरी भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, कल से इससे बात करना बंद कर दे। वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन बुलाते हैं, कल से ये पीना बंद कर, वो खाना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलते हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा? सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया उसका। ये छोटी छोटी टेंशन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आजकल सबसे ज्यादा टेंशन पॉलिटिक्स की चल रही है। और जब से अनिल जी धारा 370 हटी है, देश में हर आदमी कवि हो गया। जिसको देखो भाई साहब वही कविताएं लिख रहा है। कैसी कैसी लिख रहा है। एक मिला था मुझे कल एक प्रोग्राम में, बोला हमने हटा दी धारा 370, अब मार के दिखाओ पत्थर। ऐसी ऐसी कविता बन रही है। मैंने कहा ऐसी तो मैं बना दूंगा। बोले बना के दिखा। मैंने भी बनाई। आपको लगा कि उससे अच्छी हो तो तालियां आप सबकी चाहिए, मैंने भी बनाई। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जैसी चले वैसी बनाओ। मैंने भी बनाई। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। कोई टेंशन वेंशन नहीं है भाई साहब नेताओं की। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में
सारे पूरी देश की पॉलिटिक्स दिल्ली से चलती है। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करूंगा, आपको लगे कि वे सब नेता आपके बीच में आ गए तो मुझे आपकी तालियों से सबका आशीर्वाद चाहिए। एक से बढ़ के एक नेता है सर हमारे देश में। एक नेता है बिहार में लालू यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है वो। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। वाह लालू जी का भाषण सुनना। लालू जी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे 2 साल पहले, मेरे सपने में आए थे, मैंने उनको सुना। उन्होंने भाषण दिया, सामने आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे। एक लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तो नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब। नीचे से एक लड़का उठा, बोला 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बना दिया था और कितने अच्छे दिन लोगे। वाह वाह, बढ़िया दीपक। सरदार जी बैठे हैं। सरदार जी एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं सिद्धू जी को। मैं और सुंदरानी जी लाफ्टर चैलेंज 3 में थे। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले भाषण देना शुरू हो जाते थे। और आप सबको पता है कि अगर एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं भाई साहब। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झर्रे गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। वाह 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 वाह, बढ़िया दीपक। एक से बढ़ के एक नेता है भाई साहब। हाँ, लेकिन एक नेता दोस्तों मैंने ऐसे ढूंढ के निकाले पूरे देश में, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था, राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसी भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारा जनता, हमारी बात चली वो लिखो जिससे हमारे पेनिया और डाई लिखे जिससे हमारा राहुल ने मरवा दिया। मैं कितना हंस रहा हूं देख। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई साहब। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारे देश चली उत्तर प्रदेश, हमारे अगले पेनिया और डाई लिख के राहुल ने मरवा दिया। मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो फिर शुरू हुए, हमारे देश चली उत्तर प्रदेश लखनऊ, हमारे अगले हम मायावती तुम्हारे बुआ और हमारे जितने चले और राहुल ने मरवा दिए। ठीक है, पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या, हर नेता का अपना स्टाइल है। और बहुत सारे नेता थे जो कुछ नाराज भी रहे। अभी इलेक्शन भी खत्म हो गए हमारे देश के। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी नेताओं की प्रतिक्रिया आई भाई साहब। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार में आप सब जानते हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मोदी जी से सीधा सीधा पंगा लिया और हार गए। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हुए थे, रिजल्ट देख रहे थे। कोई बोला भाई साहब आप हार रहे हो, खामोश। इधर से कोई बोला भाई साहब आप हार रहे हो, खामोश। इधर से कोई बोला भाई साहब हार गए, बेहोश। ये नेताओं का मामला है सर। मेरी बात हुई अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी से सपने में। आपको लगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी आपके इस भेल के ऑडिटोरियम में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। मेरी उनसे बात हुई सर। मैंने कहा आडवाणी जी आप गए, मोदी जी आपसे मिलने आए, क्या बातचीत हुई? आपको लगे कि आडवाणी जी ने एग्जैक्ट यही बोला होगा तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, मैंने 2 बातें पूछी हैं नरेंद्र भाई मोदी से। पहला तो मैंने पूछा कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। दूसरा ये पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव कब है। यही वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दीपक। एक से बढ़ के एक नेता। लेकिन दोस्तों एक आवाज है, एक अंदाज है इन दोनों जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं। राजनाथ सिंह आवाज हाँ अभी सुनाता हूं भैया। मोदी जी का अंदाज, मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं। हम देश में, दुनिया, देश के बाहर जहां कहीं भी गए हमने देखा मोदी जी की आवाज वाकई सब लोग सुनते हैं। अभी मेरे सपने में यार इको हो गई इसमें एकदम से। नहीं नहीं, हेलो हो गई थी इको। हाँ हेलो
नहीं नहीं, मोदी जी पे गलत नहीं बोल रहा, ठीक कर दो। हाँ, हेलो हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। डर भी लगता है भाई साहब। एक बार तो एक नेताजी भाषण दे रहे तो माइक में करंट था, वो ऐसे ठीक करने लगे तो मैं इसको ठीक करने का पंगा नहीं लेता। वो जैसी माइक पे आए, भाइयों प्यारे देशवासियों मेरे युवा साथियों, हाथ लगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ऐसा कोई काम, कोई बात नहीं, ठीक ना भी आए तो आप ये समझ लेना कि मैं ठीक सुना रहा हूं, माइक की वजह से गलत जा रही है। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने मोदी जी से देश की बड़ी गंभीर समस्याओं में बात की। मोदी जी का भाषण इतना पॉपुलर होता है, पूरी दुनिया उनको सुनती है, अमेरिका भी सुनती है, ट्रंप भी सुनता है। मैंने तो पिछले दिनों 4 पंक्तियां लिखी थी धारा 370 हटने के बाद और उनके चुनाव जीतने के बाद कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए चमन को खिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। मोदी जी मेरे सपने में आए, मेरी मोदी जी से बात हुई, देश की बड़ी गंभीर समस्याओं पे बात हुई। आपने पिछले दिनों घटना देखी होगी, सबकी चोटियां काट के ले गया था कोई, पता है ना, महिलाओं को खास करके पता होगा। चोटी कटवा गैंग आ गया हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। आज तक नहीं पता भाई साहब किसने काटी या खुद ही काट ली, किसी को नहीं पता आज तक। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने उनसे बात की, मैंने भाई साहब देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, महिलाओं के बाल काट के ले गया कोई। मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। आपको लगे कि मोदी जी एग्जैक्ट यही बोलते, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए और वो भी यही बोलते, तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। पहले मोदी जी आए, भाइयों बहनों मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है। भाई वाह वाह दीपक, वाह वाह वाह। दीपक बढ़िया है। कोई चोटी काट कर ले जा रहा है भाइयों बहनों, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे भाई साहब केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे कि कोमा पॉइंट फुल स्टॉप के साथ वो यही बोलते। मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटी काट के कौन ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, इस देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा है, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष सिसोदिया को गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये टेंशन है सर पॉलिटिक्स की। एक और अभी मैं मेरे दिमाग से निकल गया, भूल गया था मैं, एक और आवाज में आपको सुनाता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद फिर नई नई आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगा। एक और आवाज है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी। आपने उनका भाषण सुना है सबने? बहुत बढ़िया भाषण देते हैं भाई साहब। उनका अंदाज आपने देखा होगा, हाथ उनके चलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अगर टीवी की आवाज बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है मुंह को बधिरों के समाचार चल रहे हो। मेरे बहुत पसंदीदा नेताओं में से एक है, हमें मुझे बहुत प्यार भी करते हैं वो। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी आपके BHEL में आ गए तो मुझे बताना जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह नरेंद्र भाई मोदी काफी आगे निकल गए हैं, बाकी नेताओं से बहुत आगे निकल गए हैं। भाई हूँ यार, वाह 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 वाह, बढ़िया दीपक, बढ़िया बेटे। मैं समझता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी काफी आगे निकल गए हैं। मैंने कहा जी कितना आगे निकले? कम से कम 56 इंच। ये सब नेताओं का स्टाइल। नेताओं ने टेंशन दी भाई साहब, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। बहुत सारे नेता हमारे देश में, प्रियंका जी आ गई, प्रियंका जी को लेके गए उत्तर प्रदेश में भाई साहब, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता, बैल बजाई, लोग आए, बोले सर ये प्रियंका जी है, इनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है, वोट दे देना। अगले घर में गई, वहां फिर बैल बजाई, बोले सर ये प्रियंका जी हैं, इनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है, इनको वोट दे देना। अगले घर में गए, वहां उन्होंने वोट ही नहीं मांगा, क्योंकि वहां पहले से ही बोर्ड लगा हुआ था, मेरे दादाजी का चश्मा जयप्रकाश नारायण से मिलता है। नेताओं की बहुत टेंशन है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव भाई साहब बहुत टेंशन दी नेताओं को, आज भी दे रहे हैं, पर अब ये नहीं पता किसको ज्यादा दे रहे हैं। बाबा ने अपना मंच बनाया था एक बार दिल्ली में, सबको ऐसे योग सिखा रहे थे। अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है।
तो अभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा। करता जा, पेट तो कम होगा। भाई वाह वाह वाह। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता बोला बाबा कैसे हो गया। तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दीपक भाई, बहुत बढ़िया, समाप्त करवा दो। शाबाश। बहुत मन से आपने सुना। और लीजिए मैं कुछ एक आध कविता आपको सुनाता हूं हास्य की। लपेट ले। और हास्य की कविता लिखना आप जानते हैं कि आज के टाइम में कितना कठिन काम है। अनिल जी रोज कविता लिखने वाले कवि हैं, शशिकांत जी। मैं आप सबको समर्पित करता हूं। राजेंद्र राजन जी, जिनको नीचे बैठ के मैंने, जिनके गीतों मुझे, उनके 20 गीतों मुझे याद है सर, जो मैं गुनगुनाता रहता हूं अकेले में। कवि मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। मैं एक छोटी कविता सुनाता हूं। और आज कवियों पर ही हम लोग हंसते हैं, क्योंकि हंसने का दिन है। हमने नेताओं पर हंसे, महिलाओं पर, बच्चों पर। अब मैं आपको कवियों के ऊपर हंसाता हूं। आज शनिवार का दिन है, बात भाई साहब वहीं से शुरू करता हूं। आपने जैसे अभी तक मिमिक्री को सुना, कलाकारी को सुना, आप कविता को भी ऐसे सुनिएगा। मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। स्वागत बेटा। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था। आज सुबह की घटना है भाई साहब। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था। अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वो मूर्ति मुझे एकटक घूरती। तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। वाह। मैंने कहा ना दूं तो। बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है। तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा, शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे, ध्यान से देख। मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं। तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है। बता शनि किस पे चढ़ा है। वाह। तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूर के बोला मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। वाह वाह। मैं आदमी समझ कर आ गया था। वाह वाह। लीजिए 1-1.5 मिनट की एक और छोटी सी कविता, हास्य कविता सुना करके अपना स्थान लेता हूं। और ये कविता मैं समर्पित करता हूं, हमारे बीच में राजेंद्र कुमार मौर्य जी आए हैं। सर एक बार खड़े हो जाओ। हमारे बहुत ही प्रिय, आपके यहीं पहले जॉब करते थे राजेंद्र कुमार मौर्य जी। हम, मेरा इनसे बहुत आत्मीय संबंध और स्पेशल सुनने के लिए आए हैं। तबियत नासाज होने के बावजूद भी मैं आपका सर बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको एक कविता समर्पित करता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल ताजी कविता है। कवियों पर आपको हंसाता हूं। ये जितना भी कहेंगे इतनी मोटी पेमेंट ले ली, बड़े बड़े कवि हैं, देश विदेश में घूमते हैं, लेकिन भाई साहब हकीकत मैं बताता हूं आपको, कवियों के ऊपर हंसना आप दिल खोल के। शशिकांत जी सुनिएगा। कल मेरा टेलीफोन बजा। देखो कवियों का टेलीफोन बजता है और लोगों का मोबाइल बजता है। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा यह सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। वाह। बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, और कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आ चुका हूं, अनेक कार्यक्रमों में जा चुका हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा शशिकांत जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है। 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। वाह। 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। मैंने पूछा राजन जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, राजन जी ने शशि जी की दी हुई है।
एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने है। पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफॉल्टर हो तो उसमें मेरी क्या गलती है। वाह, बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया कि बिस्तर पर आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। वाह वाह बेटे, बेहुदे कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। लो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।